बड़ा सवाल है कि मायावती जी की रैली से पहले ठीक एक दिन पहले ये मुलाकात की तारीख तय की गई है। इसके पीछे कोई ना कोई वजह तो रही होगी। उस वजह को समझने की कोशिश करते हैं। मेहमानों से परिचय करा दें। अनुभव चक हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता अनुभव चक का स्वागत है। कपीश श्रीवास्तव हैं, समाजवादी पार्टी के नेता कपीश जी का स्वागत है। नवेद अयाज हैं, बीएसपी के नेता नवेद अयाज का स्वागत है। नाविद शिकोह जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक, नाविद जी का स्वागत। नाविद शिकोह, 8 को अखिलेश जी और आजम खान साहब मिलेंगे और 9 को बहन जी की रैली है। अब सवाल ये उठ रहा है कि 23 को आजम खान घर पहुंच गए थे रामपुर 23 की शाम, और 23 सितंबर से 7 अक्टूबर तक काफी दिन होते, मेरे ख्याल से 14-15 दिन का फासला है। इन 14-15 दिन में मेल मुलाकात ना हो के 8 तारीख का मुहूर्त निकाला गया, जो मायावती की रैली से की पूर्व संध्या है। नावेशी को इसका कोई अर्थ है या ये सामान्य बात है, या इसके पीछे कुछ दिख रहा है? एक लाइन की बात है जी, एक लाइन की बात है। समाजवादी पार्टी मुखिया इस बात को समझते हैं कि आजम खान साहब को ना बिल्कुल नकार देना भी बेहतर नहीं होगा और उनके बहुत करीब जाना भी बेहतर नहीं होगा। उसका एक कारण है, भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 सालों में एक पॉलिटिकल सिनेरियो पैदा किया, खासतौर से उत्तर प्रदेश में एक पॉलिटिकल नैरेटिव पैदा किया। उस नैरेटिव के तहत आजम खान एक ऐसे राजनेता हो गए हैं जिनको कोई भी राजनीतिक दल अपने करीब या अपनी पार्टी में ना शामिल करेगा, ना ज्यादा तवज्जो देगा। उनका चेहरा, ये सच है या झूठ है मैं इस पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो एक सिनेरियो, जो एक प्रोजेक्ट किया गया था, उनकी छवि वो ये कि वो मुस्लिम परस्त हैं, वो कट्टर मुस्लिम है, वो हिंदू विरोधी हैं, वो तो कानूनी तौर से ये भी तमाम आरोप लग गए कि वो चोर हैं, उन्होंने बकरी चुराई। तो इस तरह का जो कैरेक्टर हो गया है, वो किसी की वोट बैंक को नुकसान पहुंचा सकता है, हिंदुओं को दूर कर सकता है जिनकी तादाद 80% से ज्यादा है, और किसी को फायदा नहीं पहुंचा सकता। तो अखिलेश यादव को करता, वो लगता है अखिलेश जी को कि अगर बिल्कुल नजरअंदाज कर देंगे तो थोड़ा सा मैसेज बुरा जाएगा, खासतौर से मुस्लिम जमात में। हालांकि मुसलमान कहीं जाने वाला नहीं फिलहाल, और अगर उनके करीब जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी फिर वही नैरेटिव को अपना सेट करेगी और उस पिच पे ले आएगी समाजवादी पार्टी को कि ये तो मुस्लिम परस्त हैं, आजम खान के अलावा उनके लिए कोई है ही नहीं। तो एक चीज समझ लीजिए, ये सब कयास, ना बहन जी उनको ना अपनी पार्टी में शामिल करेंगी, ना वो बहन जी के नखरे बर्दाश्त करेंगे, और ना बहन जी उनकी बातों को बर्दाश्त करेंगी। तो वो तो कुछ हो ही नहीं सकता। हाँ, ये जरूर है कि आजम खान का एक ऑप्शन है जो पॉलिटिकल एक भूचाल पैदा कर सकता है कि आजम खान बसपा और कांग्रेस के बीच का सेतु बनकर आ जाए कोऑर्डिनेशन में। ये एक सिनेरियो अगर बनता है तब कांग्रेस के लिए और बसपा के लिए फायदेमंद हो सकता है, नहीं तो समाजवादी पार्टी से अलग वो जाने वाले नहीं। अब उनका ये एक पॉलिटिकल आखिरी सिरा बचा है, इस सुकून से बैठना चाहते हैं क्योंकि 5 साल तक लगभग जेल में रहे और अपनी यूनिवर्सिटी को आबाद बहाल करने की कोशिश करेंगे। जी नवेद भाई, मैंने प्रश्न ये पूछा था कि 8 ही तारीख क्यों चुनी गई? 23 से 7 अक्टूबर तक 15 दिन थे। कौन डीटीसी की यार उसमें रोडवेज की बस में जाना है, निजी विमान से जाना है, फर्र से जाना, फर्र से आना। जब कोई आदमी जेल से छूटता है तो उससे मिलाई एक बहुत, उसको बहुत विलंबित नहीं करते, उसको टाला नहीं जाता। अगर मिलना है तो तुरंत जाके आदमी मिल लेता है, गुलदस्ता दिया था, कहता भैया बड़ी खुशी हुई आ गए। क्या छूट के 15 दिन बाद तो नहीं जाता आदमी, कहते हैं भैया ठीक रहा आ गए। ये थोड़ा सा मामला इसी से संशय पैदा हो रहा है। क्या होगा कल, ये तो कल ही तय होगा, लेकिन आज ये सवाल जरूर उठ रहा है कि 8 तारीख क्यों? नावेशी को जी, उसका एक कारण है। देखिए, आजम खान साहब भी सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं, बहुत तन्हाई में रहे हैं, जेल में बड़ी तन्हाई होती है। वैसे भी उनकी पुरानी आदत है कि वो अच्छे स्पोक पर्सन है, मीडिया से मुखातिब होते हैं तो उससे कुछ मसाला मिलता है, कुछ डायलॉग मिलते हैं, कुछ अदाएं मिलती हैं, तो टेलीविजन को चाहिए। तो जानबूझ के कुछ इस तरह की बातें वो करते हैं कि मीडिया उनके पीछे भागे और उनकी जो 5 साल की तन्हाई वो शांत हो। दूसरी बात ये कि हो सकता है कि इन्होंने जानबूझ के इस पर चर्चाएं हो, आजम खान साहब ने ही अखिलेश यादव को ये वक्त तय किया हो और आपस में कोई ना कोई बातचीत चल रही हो और वो खुद दोनों मिलकर चाहते हो कि ना तो वो बहुत नजदीक
समाजवादी पार्टी जी के साथ आना चाहते हैं और ना कोई बहुत जी दूरी बनना चाहती है। तो हो सकता है ठीक। कि अपने खबरों में रहने के लिए ये तय किया गया हो। नहीं तो मुझे तो नहीं लगता है कि बसपा में किसी तरह वो शामिल होंगे या बहन जी के साथ में उनका कोई रिश्ता निभ पाएगा। जी आजम खान से पूछा गया कि आपकी जेल से छूटने के बाद अखिलेश जी से कोई बात हुई। नावेद भाई ने भी उस बात को कहा कि कुछ ना कुछ बात हो ही रही होगी। उस पर मैं आजम खान ने क्या कहा बस वो सामने रख दूंगा, फिर मैं बीएसपी के पास चलूंगा। आजम खान ने कहा मैं तो नंबर ही भूल गया सबके, जेल में रहा 23 महीने, वहां तो मोबाइल होता नहीं, नंबर ही भूल गया। मैं अपनी बीवी का भी नंबर भूल गया। कैसे बात होगी किसी से? लो कर लो बात। और आजम खान जब पहली बार जमानत पर आए थे, नावेद घोष को शायद याद हो, तो एक पत्रकार ने पूछा था कि नेताजी आपसे, तब नेताजी जिंदा थे, बोले नेताजी आपसे मिलने नहीं आए, वो गायत्री प्रजापति से मिलने गए जेल में, जो गायत्री माँ बेटी के साथ बलात्कार के आरोप में अंदर गया, और 45 मिनट रहे वहां नेताजी। तो आजम खान ने मासूम सा चेहरा बना के बिल्कुल फिल्मी अंदाज में कहा था मैं बहुत छोटा कारिंदा हूं, वो बड़े नेता हैं, हमारा टेलीफोन कहां याद रहेगा उनको? टेलीफोन नहीं, टेलीफोन कहां याद रहेगा? तब उन्होंने कहा था कि मैं छोटा आदमी हूं, मुलायम सिंह बड़े नेता है, मेरा नंबर कहां याद रखेंगे? गायत्री बड़ा नेता है इसलिए उसका याद रखा उन्होंने कहा। और अब वो कह रहे हैं कि मैं ही नंबर भूल गया अखिलेश जी का। ये दोनों चीजें समझिए, एक बार उन्होंने कहा था नेताजी मेरा नंबर भूल गए, और अखिलेश जी के लिए कह रहे कि वो मैं उनका नंबर भूल गया, सबका नंबर भूल गया। खैर अयाज साहब, ये क्या मसला है आपका? सिर्फ आपको इसलिए आज बैठा ला, एक मिनट रुक जा बाबू, सवाल तो हो जाए, तुम तो बहुत तेज। आपको बीएसपी को इसलिए बैठा ला क्योंकि मायावती की एक शैली है, वो जो बात नावेद शिको कह रहे थे, मायावती इस तरह की बात को पसंद ही नहीं करती कि एक सुर्खी बनी रहे। ना ना, सुर्खी पुर्खी कुछ नहीं, वो तुरंत मेवालाल से कहती कि एक लंबा पत्र जारी करो मेरे सोशल अकाउंट पे, और उसमें लतिया दो सबको, कहो ये किसी लायक नहीं है, ना इनको लेंगे, ना ये आ रहे हैं, ना इनके लिए दरवाजा खुला होगा, बसपा मिशन पे चलती है, मूवमेंट की पार्टी है। ऐसा वो बड़े नेताओं के लिए कर चुकी हैं, नावेद को याद होगा शायद। और वो ये भी बोल देती है, वो मायावती जी है, कपीश बाबू को भी याद होना चाहिए, वो ये भी बोल देती है कि ऐसी खबरें प्लांट कौन करा रहा, उस नेता का नाम भी उसी ट्वीट में लिख देती है। एक बड़े नेता के लिख चुकी सपा के, क्या बोले यही हैं जो कांग्रेस से मुलाकात करा रहे हैं हमारी, और बता दिया ये भाजपा के वो हैं शागिर्द। तो बहन जी अगर खामोश हैं और हंगामा मच रहा है और बसपा बसपा हो रहा है, तो बहन जी का मिजाज खामोशी वाला तो कभी रहा नहीं। आया साहब, वो तो तुरंत कहती हैं कि कहीं बसपा का नाम आया, बोले डंडा लाओ, अभी साफ करते हैं जाला। अच्छो को जाला साफ कर दिया बहन जी ने। नावेद अयाज, देखिए नावेद शिको, आप भी इस बात को ध्यान रखना, वरना मायावती को एक ट्वीट करने में कितनी देर लग रही थी? उन्हें कोई विधानसभा से प्रस्ताव पारित कराना था ट्वीट करने में, नहीं ना? और उन्हें लिखना भी नहीं, उन्हें तो बता देना है बुला के कि ऐसा मेरे उससे हैंडल पर डाल दो। अब उसमें पूरी लानत मलानत आजम की भी कर देती, सपा की भी कर देती, कहती आजम मोहल्ले स्तर का नेता है, ये भी लिख सकती थी। अयाज साहब, ये गुफ्तगू, ये मोहब्बतें, ये पर्दादारी, ये क्या मसला क्या है? कुछ तो है। कोई मुझसे कहे कि अग्निहोत्री जी कुछ नहीं है, कंबल ओढ़ सो जाओ, नहीं, ये गलत बात है जी। अमिताभ जी, आप देश के प्रदेश के एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और बहन जी से आप जानते हैं कि बहन जी के जो फैसले होते हैं वो सही समय पर सही जवाब देने के लिए जाने जाते हैं। अब जहां तक आजम खान साहब की बात है, आजम खान साहब जो अभी वक्तव्य दे रहे हैं कि साहब अखिलेश यादव जो है वो मुलायम सिंह जी के बेटे हैं, तो क्या मुलायम सिंह जी के जीवन में मुलायम सिंह जी की बहू को हराने के लिए आजम खान साहब फिरोजाबाद नहीं गए? क्या आजम खान साहब ने मुलायम सिंह जी की धोती के नीचे आरएसएस का कच्छा नहीं देखा था?
क्या आजम खान साहब ने अपना चुनाव लोकसभा का जीतने के लिए, जब वो पहली बार लोकसभा पहुंचे, जीवन में इतने बड़े राजनीतिक जीवन में जब भाइयों में जाकर ये कहना पड़ा कि गठबंधन जो है वो हमारा पता है किससे है, बहन जी से है, जो अपने रुमाल से अधिकारियों के जूते साफ करवाते हैं, ये बयान उन्होंने वोट लेने के लिए दिया जब उन्हें लोकसभा का चेहरा देखने के लिए मिला। तो बहन जी कितनी ताकतवर लीडर हैं, बहन जी क्या, बहन जी की कार्यशैली क्या है और बहन जी की ताकत क्या है, ये तो आजम खान साहब भी जानते हैं। तो आजम खान साहब समय समय पर अपनी बातें बदलते रहते हैं, शायद वो किसी प्रेशर में हो, या शायद वो अभी जो है किसी जो उनकी दशा और दिशा करने में समाजवादी पार्टी ने अपना रोल अदा पर्दे के पीछे से किया है, जिसकी आशंका रहती है। तो कहीं उन्हें ये डर हो कि अभी फिलहाल चीजें जो है वो संतुलन में आने दी जाएं। लेकिन बहन जी की तरफ से, बसपा की तरफ से ना कोई उन्हें ऑफर दिया गया है, ना कोई उनका इंतजार किया जा रहा है। ये हम लोगों को इस तरह की सूत्रों से खबरें रहती हैं। बाकी बहन जी का क्या बयान है ये 9 तारीख की रैली बताएगी। जी, मैं कपीश भाई के पास आऊंगा, फिर भाजपा के पास जाऊंगा। एक चीज और याद दिला दूं कि बहन जी कैसे रिएक्ट करती हैं नाविश्य को, गौर से सुनिए। एक बार ये कपीश भाई, आप भी एक बार ये खबर चली और कई जगह चली और उसका एक इको होने लगा कि प्रियंका गांधी और मायावती के बीच में मुलाकात हुई। ठीक, जैसे ही मायावती जी को खबर पता लगी, उनने तुरंत पूरा सम्मान समारोह करते हुए डिजिटल मीडिया पर ठोंक दिया। क्या? और एक बड़े नेता को भी कंटपिया दिया, बोले यही लगे हैं सब फैलाने में है। ये है बहन जी। जब तंजीम फातिमा और मायावती जी के बीच में दिल्ली में लंबी बैठक हुई, ये सबने चलाया, सबने लिखा, अखबार ने भी, टीवी ने भी, डिजिटल ने भी। मायावती ने सुना हो, ऐसा संभव नहीं ना नाविश्य को, नहीं ना? क्यों चुप है? कह सकती थी कि हमसे क्या ले, हम जानते ही नहीं कौन फातिमा है। इसलिए मैं कह रहा हूं कुछ तो है। क्या है? इसकी ढूंढ है, ढूंढो। कपिल श्रीवास्तव जी, आजम खान ने कहा कि मैं तो जेल में रहा तो नंबर ही भूल गया, बात कैसे होती। अब इस बात को क्या समझें, और वही प्रश्न, मूल प्रश्न कि 8 तारीख और 9 तारीख। एक बात मैं और बता दूं, इसी प्रश्न से जुड़ी बात है, सबको याद होगी। असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार कहा कि हम फला तारीख को आजम खान के घर जाएंगे रामपुर। नाविश्य को आपको याद है कि नहीं? अखिलेश जी का कोई कार्यक्रम नहीं था। असदुद्दीन ओवैसी ने जैसे ही डेट अनाउंस की, ओवैसी के जाने से एक दिन पहले अखिलेश जी रामपुर गए आजम खान साहब के घर। ये हुआ था कि नहीं हुआ था नाविश्य को? बिल्कुल है। वैसे ही मायावती की रैली से ठीक एक दिन पहले अखिलेश जी और आजम खान साहब मिल रहे हैं। कपिल जी, ये सहज है, ये संयोग है कि प्रयोग है 8 की तारीख? देखिए, ना ये संयोग है और ना ये प्रयोग है। और सनसनी बनाने के लिए मीडिया जो भी चाहे सो कह ले। जब आदरणीय माननीय आजम खान साहब पहले ही ये कह दिए हैं कि वो एक ईमान के नेता हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि हम कोई बेवकूफ नहीं हैं, तो इतनी बड़ी बात कहने के बाद तो सारा मंथन चिंतन सब खत्म हो जाना चाहिए। आजम खान तो उस वक्त, और दूसरी आपकी बात रह गई जी, अच्छा देख रहे थे। जी भैया, ये कौन कह रहे? कपिल जी किसकी आवाज आई है प्यारी सी? अरे आपकी आवाज आ रही भैया, आप बोलो। हाँ, मैं उनको जवाब दे लूं पहले। देखिए, बात इस चीज की है कि जो हमारे अपने हैं, जिनकी पार्टी ही उन्हीं की पार्टी है, वो संस्थापक सदस्य हैं, और आज तक
जब वो समाजवादी पार्टी के कब लीडर नहीं रहे, और जब नहीं रहे तो भी उन्होंने किसी और अन्य का दामन नहीं थामा। वो माननीय नेताजी के बहुत करीबी मित्र हैं, और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो पारिवारिक मसला है वो उन्होंने बता दिया कि वो उनकी औलाद का मतलब जितना नेताजी उनसे प्रेम करते हैं उतना ही प्रेम वो भी करते हैं। अब इसके बाद भी कोई प्रश्न उठता है? तीसरी चीज, जब ये घर का मामला है, दोनों लोगों में आपसी बातचीत हुई है, दोनों लोगों की आपसी बातचीत के बाद ये डेट मुकर्रर हुई। और आपको और नॉलेज के लिए बता दें कि वो दिल्ली अपनी बीमारी के इलाज के लिए आज जा रहे हैं। तो इसमें कोई अदर्स चीजें नहीं है। अभी 27 दूर है, और प्रखर रूप से समाजवादी पार्टी का नेतृत्व माननीय आजम साहब संभालेंगे, अपने दिशा निर्देशों से पार्टी को मजबूत करेंगे। हम जैसे कार्यकर्ता उनके निर्देशन पर, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देशन पर, इस भारतीय जनता पार्टी को 2027 के चुनाव में हराने के लिए सक्षम होंगे, ये मैं आपसे कह सकता हूं। और दूसरी बात आपको ये भी कह दें कि देखिए, बहन जी ने अभी तक ये क्यों नहीं कंडम किया? बहन जी ने के जो बसपा के हमारे नेता बैठे हैं, उन्होंने कहा है कि कोई ऑफर नहीं दिया गया। अभी आपके सामने उन्होंने कहा है, और शायद पीसीआर के पास आपके वो क्लिप होगी जिसमें इनके इकलौते विधायक जो हैं उत्तर प्रदेश के, जो बीएसपी के इकलौते विधायक हैं उमाशंकर जायसवाल जी, उन्होंने तो कहा कि हम तो सबका वेलकम करते हैं। वो सबको वेलकम करा रहे हैं, और विधायक जी इकलौते हैं, अकेले आदमी हैं बसपा के चुने हुए उत्तर प्रदेश में। ठीक। तो देखिए, इन सारी चीजों को जोड़ लीजिए। ऑफर तो वो इतने बड़े नेता हैं कि कोई भी पार्टी अगर जो है वो तो खुश हो जाएगी आजम साहब के नाम पर। लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ कि जिसकी पार्टी हो, जिसका अपना घर हो, उससे कहिए साहब आप अपना घर तोड़ करके हमारे घर में आ जाइए। किराए पर क्यों जाए जिसके बाद अपना घर हो। ठीक बात है कपिश भाई ने ठीक बात कही। अनुभव चक के पास चलूंगा, लेकिन 2-3 बातें कहना बहुत जरूरी है। कपिश श्रीवास्तव की इस बात में दम है, और मैंने परसों इस विषय को कहा भी था कि उमाशंकर सिंह ने सबका स्वागत तो बाद में कहा, पहले उनसे प्रश्न हुआ आजम खान का, तो उन्होंने कहा आजम खान साहब बड़े नेता हैं। निश्चित तौर पर मैं उनके शब्द दोहरा रहा हूं उमाशंकर के, नावेद शिको आप ध्यान से सुनिए, दूसरे चैनलों में भी आपको जाना होगा, लाइन सीधी रहे। उमाशंकर सिंह ने कहा निश्चित तौर पर आजम खान साहब के आने से बसपा मजबूत होगी, और बसपा को जो लोग जानते हैं, मैं मानता हूं कि एक पत्रकार के नाते मैं जानता हूं काशीराम को भी और मायावती को भी, अब तक तो पार्टी से निकाल दिया गया होता, चाहे उमाशंकर होते चाहे कोई नाम होता। अगर मायावती की इच्छा के विरुद्ध या मायावती को अनॉइड करने वाली बात बोल जाता कोई आदमी, नावेद को निकाल दिया गया होता कि नहीं? देश भर के टीवी चैनल्स ने चलाया उमाशंकर का बयान, और उमाशंकर बसपा में है, इसका मतलब इस बयान को बहन जी का संरक्षण हासिल है। पंचम अध्याय की कथा समाप्त हुई, पंजीरी लो घर जाओ। और एक बात जो कही जा रही है, कपिश भाई ने भी कहा कि अटकल के लिए कोई जगह नहीं। मेरे भाई, हमने अटकल देखी, भटकल देखी, चटकल देखी राजनीति में। क्या ये तो छोटे नेताओं का झांसा वो है। एक दिन बताए दे रहा हूं, अनुभव चक आपका भी बसपा में रहा है राब्ता, एक दिन, एक ही दिन में मैं अटल बिहारी वाजपेयी और कांशीराम जी दोनों से मिला। नावेद शिको, मैंने कहा कि सरकार बन रही है आपकी बसपा और भाजपा की, दोनों ने कहा कतई नहीं। कपिश बाबू आप ध्यान से सुन लीजिए, बोले ना कतई नहीं। कौन कह रहा है? मैंने कहा मैं कह रहा हूं बन रही है। बोले लो, मैंने आज अखबार में था, मैंने खबर लगाई और उनका वर्जन लिख दिया कि अटल बिहारी वाजपेयी भी खंडन कर रहे हो, कांशीराम भी। तीसरे दिन रोमेश भंडारी क्या चिट्ठी लेकर दोनों पहुंच गई थे पार्टियां। ये अटकल है कि भटकल है कि चटकल है? अटल बिहारी वाजपेयी और कांशीराम से बड़ा तो नेता कोई नहीं ना। और सुन लो, और सुन लो, आपकी पार्टी का भी बता दूं ताकि आपका भी व्यवस्थित रहे मामला।
मैंने मुलायम सिंह यादव से पूछा, जब वो मुख्यमंत्री उनको काशीराम ने बनाया, मैंने कहा कि मुझे ऐसी कुछ सूचनाएं हैं कि 72 घंटे में सरकार चली जाएगी। उन्होंने कहा मैं काशीराम जी से मिलके आ रहा हूं, कैसी बात कर रहे हो आप? और रात में 2:45 बजे मायावती की शपथ हो गई। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। अब मुलायम सिंह के खंडन करने के बाद भी खेल हो गया। इसको चटकन भटकन लटकन क्या कहें सियासत की। मैं इसे 100 उदाहरण और दे सकता हूं, अभी तो इतने ही दिए, समय कम है। इसलिए किसी भी चीज को ऐसे खारिज नहीं करना चाहिए सियासत में। कम से कम कह रहे हैं चंडू खाने की है। हमने इस देश में चंडू खाने पे सरकारें चलती देखी, बहुत सारे उदाहरण दे सकता हूं। कल्याण सिंह मुलायम सिंह के साथ जाएंगे, इसकी मुनादी हुई थी नहीं। और एक आजम खान साहब के लिए कहा जा रहा है कि आजम खान का अपना घर है। कुछ बातें अयाज ने कही वो भी सच हैं, और अयाज ने जो नहीं कहा वो भी सबको पता है कि उन दिनों उन्होंने क्या क्या कहा। आजम खान ने क्या नहीं कहा। अमर सिंह के मुंबई के संबंधों, बॉलीवुड के संबंधों को लेकर वो कहां तक आ गए थे। आजम खान माइक पर, याद है ना, किन किन को लपेटा था उन्होंने कि अमर सिंह क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। नावेशी को गलत तो नहीं दे रहा जी। आजम खान ही बोले थे कि हमको सब पता है क्या होता है। इसलिए ठीक है, अच्छे हैं, बड़े नेता हैं, लेकिन मूड खराब हो जाता तब तो फिर कंटाप चलाने लगते। चला ही चुके, धतेरे की हुई थी। इसलिए हम भी आजम खान को थोड़ा थोड़ा जानते हैं, उतना तो नहीं जितना राजनीतिक लोग जानते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा जानते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मायावती जी का मौन और आजम खान के लगातार कादिर खान से भी ज्यादा तीखे डायलॉग। उन्होंने नहीं कहा अखिलेश यादव मुझे अजीज है, उन्होंने कहा जितना नेताजी को अजीज थे उतना ही मुझे अजीज है। इसमें भी एक कहानी खोल दी। क्या नेताजी से तो संघर्ष भी हुआ था, गलत तो नहीं कह रहा नावेशी को, नेताजी से तो संघर्ष भी हुआ था। आजम खान को पलटना होगा तो कहेंगे नेताजी जी दुखी थे, लो, इसलिए उन्हें खिड़की खुली रखी। वो आजम खान है भाई साहब, 50 साल हो गया उनको इसी सब खेल में। नावेद अनुभव चक अब भाजपा के पास, मुझे लगता है वो आजम खान अगर सपा में रहें तो बवाल करते रहें, इसमें आपका फायदा है। और नहीं तो बसपा में चले जाएं, या बसपा में नहीं चंद्रशेखर के साथ चले जाएं, कोई एक तीसरा एंगल बन जाए, या कांग्रेस बसपा और आजम खान एक एंगल हो जाए। इन सारे चीजों में भाजपा एंड बेनिफिशियरी है। जिनको भी राजनीति की समझ है वो इस बात से सहमत होंगे, भाजपा को इन किसी भी ऑप्शन में फायदा है राजनीतिक। इसलिए कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इस सारे खेल के पीछे, कहीं पर्दे के पीछे से भाजपा भी ऑपरेट कर रही है। अनुभव चक जी। देखिए अमिताभ जी, न्यायिक व्यवस्था के तहत आजम खान बाहर आए। बाहर आने के बाद जो हालात आज दिखाई दे रहे हैं, कहीं ना कहीं उनकी पीड़ा भी झलक रही है। आज समाजवादी पार्टी जिन आजम खान को संस्थापक सदस्य बताते नहीं थक रही है, अपना गार्जियन बताते नहीं थक रही है। आजम खान को कहीं ना कहीं पीड़ा तो है कि 2.5 साल हम जेल में रहे, और अभिभावक भी कह रहे हो, पिता तुल्य भी कह रहे हो, और जब मैं सबसे कठिन दौर से गुजर रहा था तब जेल में मुझसे मिलने तक कोई नहीं आया। मेरा नाम लेने से बाहर लोग कतरा रहे थे, मुझे अपना बताने से लोग कतरा रहे थे। और आज भी जब मैं जेल से न्यायिक प्रक्रिया के तहत बाहर आया हूं, तो मेरे नाम पर वोट हासिल करने वाले लोग आज जेल गेट पर मुझे रिसीव करने तक नहीं आए। उसकी पीड़ा तो है। तभी उन्होंने कहा कि जितना मुलायम सिंह प्यार करते थे उतना ही मैं भी प्यार करता हूँ। मुलायम सिंह को भी किस तरीके से माइक छीना गया था, तो जो अपने पिता के साथ ऐसा कर सकता है, तो आजम खान को पता है कि मैं तो सिर्फ पिता तुल्य हूँ, मेरे साथ भी ऐसा व्यवहार करा गया तो कौन सी बड़ी बात है। अब
इनका फैसला क्या होता है, इनके परिवार का मामला है। आजम खान सपा में जाते हैं, बसपा में जाते हैं, कांग्रेस में जाते हैं, चंद्रशेखर आजाद के साथ जाते हैं, ये इनका अपना फैसला है और उससे भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता। भारतीय जनता पार्टी जो अपना काम कर रही है वो कर रही है। प्रदेश के अंदर किस तरीके से डेवलपमेंट हो सके, प्रदेश के अंदर किस तरीके से आजम खान, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद या इस तरीके के जो अन्य माफिया थे, जो धार्मिक चश्मे के तहत उत्तर प्रदेश के लोगों को बरगलाने का, रौंदने का काम करते थे, जमीनों को कब्जियाते थे, कौड़ियों के भाव जमीन हथिया लेते थे, उनके कब्जे से जमीनें छुड़ाकर गरीब लोगों को दिया जाए और किस तरीके से उत्तर प्रदेश को गुंडा मुक्त शासन दिया जाए, इसके लिए उत्तर प्रदेश के जो हमारे नहीं, अनुभव चक, ये तो मुख्यमंत्री बात योगी सारी जी ठीक है निरंतर कि काम क्या कर रहे क्या हैं। क्या किया जाए, लेकिन मेरी फिर, जैसे मैंने सपा को टोका वैसे मैं फिर कहूंगा, ये शासन कैसा चल रहा है वो अलग का डिबेट का विषय आज का नहीं। आज मैं ये इस थ्योरी को मैं कभी नहीं मानता कि हमारा लेना देना है। राजनीति में जितने दल चुनाव लड़ते हैं उन सबका एक दूसरे की गतिविधि से लेना देना होता है। और एक खुलासा कर दूं, आज नावेद को जब मुलायम सिंह की सरकार गिराने का कार्यक्रम चल रहा था तो औरंगजेब रोड पर एक कोठी का नंबर नहीं बताऊंगा, है नारायण दत्त तिवारी, अर्जुन सिंह, जितेंद्र प्रसाद, ये भी आके बैठते थे सरकार गिराओ अभियान में। इनका लेना देना कोई नहीं था ऑफिशियली कांग्रेस का, लेकिन सरकार गिराओ अभियान में अनुभव चक ये भी आके बैठते थे। मेरी आंखों देखा है, गूगल नहीं, गूगल पे तो होगा भी नहीं। ये भी स्नैक्स खाते रहते थे कांशीराम जी के साथ बैठ के और चर्चा होती रहती थी कि क्या करना चाहिए, और उसी मुरली मनोहर जोशी भी आ जाते थे। इसलिए राजनीति में जो दिखता है वो इस अंतिम सच नहीं। अनुभव भाई, इससे तो आप सहमत होंगे ना? जी जी अमिताभ जी, इसीलिए मैंने कहा कि आजम खान क्या करते हैं इसका असर सपा पर भी पड़ेगा, बसपा पर भी पड़ेगा, भाजपा पर भी पड़ेगा। हर छोटा बड़ा सिक्का कुछ ना कुछ अहमियत तो रखते हैं। नावेद जी को आजम खान दो हाथ कर चुके हैं सपा पे, सपा से बाहर जा चुके हैं, सपा में फिर अंदर आ चुके हैं। इसलिए ऐसा कोई नहीं है कि मतलब कहीं मांग में सिंदूर भर लिया, बोले डोली आई थी अर्थी जाएगी, ऐसा तो कोई सीन है नहीं। वो ललकार चुके सबको। जन्म से लेकर अब तक, मुलायम सिंह से लेकर अखिलेश यादव तक, पूरे दौर में वो समाजवादी पार्टी में जब रहे तो वो महीने में 20 दिन नाराज रहते थे और 10 दिन नॉर्मल रहते थे। ये सिलसिला बहुत पुराना है, नेताजी के साथ होता था, वो रूठ जाते थे। नेताजी तो कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते थे कोई पत्रकार जाके मना लो। इस तरह की ये हरकतें हम लोग देखते हैं, लंबे समय तक देखते रहे। ये उनका स्टाइल है, उनका तरीका है, वो कहीं जाने वाले नहीं। लेकिन एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात आपने कही, इस बात ये सत्य है, इसको सब स्वीकार करेंगे कि राजनीति का कोई चरित्र नहीं होता, राजनीति का कोई चरित्र नहीं होता। और आजम खान साहब ने कहा है मैं चरित्रवान हूं इसलिए कहीं नहीं जाऊंगा। चलिए, कहा उन्होंने कि मैं चरित्रवान हूं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। वैसे ही कहा जैसे जयंत चौधरी ने कहा था कि मैं चवन्नी थोड़ी हूं जो भाजपा में चला जाऊं। तो हो सकता है कि वो चवन्नी होगा जयंत चौधरी, हो सकता है कि ये चरित्रवान ना रहे आजम खान और कुछ बदलाव हो जाए, और तब बदलाव हो जाए जब आजम खान साहब का ये बयान भी सबको याद है, उन बसपाइयों को भी याद है जो डॉक्टर अंबेडकर को अपना खुदा समझते हैं, भगवान समझते हैं, कि आजम खान साहब ने उनकी मूर्ति को देखकर कहा था कि जिधर उंगली गई है वहां कब्जेदारी हो जाएगी। इस तरह के बयान देने वाले चलिए बसपा चले जाते हैं, कोई बात नहीं, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि राजनीति का कोई चरित्र नहीं होता। तो मैं एक बहुत किस्सा छोटा सा बहुत कम वक्त में बताऊंगा कि समाज में जब आजम खान जमानत होने जा रही है, जाएंगे वहां जाएंगे, इस बीच में समाजवादी पार्टी की तरफ से या भारतीय जनता पार्टी विरोधियों की तरफ से पूरे समाज में एक परसेप्शन, जानते हैं क्या तैर गया है पूरे समाज में, खासतौर से अयूब भाई के यहाँ, सलमान भाई के यहाँ, शबनम जी में और आपके जो कैरेक्टर हैं ननकू में, किस समाज में जानते हैं कैरेक्टर एक स्क्रिप्ट गई है, और वो स्क्रिप्ट वाकई समाजवादी पार्टी को कोई नुकसान नहीं होने देगी। वो स्क्रिप्ट गई है कि सीतापुर जेल का दृश्य, वहां जेल आते हैं, अपना सेल फोन देते हैं आजम खान साहब को, कहते हैं गृह मंत्री जी का फोन आया है। गृह मंत्री जी आजम खान साहब से कहते हैं
कि आजम साहब आप बहुत बुजुर्ग हो गए हैं, बहुत परेशान हो चुके हैं, बीमार भी रहते हैं, अब जाइए आराम करिए, आपकी जमानत होती है, छोटा सा काम कर दीजिएगा कि बसपा ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि समाजवादी पार्टी कमजोर हो जाए, मुसलमानों का वोट बच जाए। ये परसेप्शन इतनी तबियत से सप्ताह भर में पूरे मुस्लिम समाज में फैल गया है कि बसपा वो जाए भी, वो चरित्रवान नहीं भी रहे। नावेद भाई ऐसा हुआ क्या? नावेद भाई एक मिनट, ये परसेप्शन मेरे पास नहीं आया, ये स्क्रिप्ट क्या ऐसा हुआ है? ऐसा मुझे तो ये स्क्रिप्ट ही लगती है, जैसे मैंने कहा कि चरित्र नहीं बिल्कुल होता। भैया, आप एक बात बताओ, अगर बात ही करनी होगी तो उसके लिए टेलीफोन की जरूरत है क्या? नहीं, मतलब ये एक स्क्रिप्टेड है, मतलब इस तरह का एक मैसेज है कि उनको संदेश दिया गया है इस बात का, बीजेपी ने दिया है कि आपको जमानत दे देते हैं, आप आराम से जिंदगी गुजारिए, बहुत परेशान हो चुके हैं, आप बसपा चले जाइए, बस थोड़ा सा इशारा कर दिए ताकि मुस्लिम वोट बच जाए और समाजवादी पार्टी का नुकसान हो जाए। ये बच्चे तक पहुंचाने की कोशिश की और ये परसेप्शन ठहरा है, ये मैंने अपने प्रैक्टिकल लाइफ में देखा था 2-3 दिन के। हो सकता है इस तरह की अफवाहें समाजवादी पार्टी ने चलाई हूं। नहीं, ये स्क्रिप्ट तो सपा को लाभ देगी, सपा को ही लाभ देगी, स्क्रिप्ट ऑब्वियस है। ये स्क्रिप्ट तो सपा को ही लाभ देगी कि भाई आजम खान को टेंटेड कर दो। मैं एक बात और कहता हूं, फिर नवेद अयाज के पास आऊंगा। कहा यह जाता है कि बसपा, नवेद अयाज एकदम भड़कना नहीं, जो कहा जाता है वो बता रहा हूं कि बसपा भाजपा के द्वारा नियंत्रित है, ऐसा कहा जाता है। मैं नहीं कह रहा, परसेप्शन, नैरेटिव, ठीक। इसकी भी कसौटी हो जाएगी, इसका भी इम्तिहान हो जाएगा। और सुनो भाई, इसका भी इम्तिहान हो जाएगा। जो लोग ये प्रचारित करते हैं, सपा ने तो ऑफिशियली एक बार लिख के जारी किया था कि 2014 से आज तक हमको चुनाव हराने का काम भाजपा के बिहाफ पर बसपा करती है, लिखित पढ़त में किया था जारी। तो ये भी तय हो जाएगा कि अगर भाजपा के नियंत्रण में और भाजपा के प्रभाव में बसपा होगी तो आजम खान को पहली फुर्सत में ज्वाइन करा ही लेंगे। अयाज साहब, नहीं नवेद अयाज, जो लोग ये कहते हैं कि मायावती भाजपा से पूछ के चलती हैं, भाजपा से पूछ के खाती हैं, भाजपा से पूछ के सोती हैं, भाजपा कहता है उठ जाओ, कहती उठ जाओ तो उठ जाती हैं, तब तो फिर आजम खान को अब तक बसपा ज्वाइन कर लेनी चाहिए थी। देखिए, मैं बात यहां से शुरू करना चाहता हूं कि जो अखिलेश यादव जी हैं वो रमाकांत यादव जी से मिलने जेल जाते हैं, लेकिन आजम खान जैसे नेता जो किसी भी वोट को भटकाने की क्षमता या वोट को इकट्ठा करने की क्षमता रखते हैं, अखिलेश यादव जी एक बार भी उनसे जेल मिलने नहीं जाते। ऐसा कौन सा कारण है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सभी परिवारों को डिस्टर्ब किया जाता है, जेल भेजा जाता है, लेकिन समाजवादी परिवार से न कोई भैया, न कोई चाचा, न कोई भतीजा, न कोई और दूसरा नेता न किसी ईडी की रडार में आता है, न किसी सीबीआई की रडार में आता है, न कभी जेल जाता है। क्या समाजवादी पार्टी के अंदर सारे पाप, सारे कानून तोड़ने के काम क्या सिर्फ आजम खान साहब ने किए थे? कोई और पापी नहीं था? यादव परिवार पर बीजेपी की कृपा इतनी क्यों बनी रही 10 साल तक? मोदी जी के राज में भी, योगी जी के राज में भी, मुलायम सिंह जी को अपना राजनीतिक अभिभावक की तरह मानने वाले माननीय आदित्यनाथ योगी जी उनके परिवार से, उनसे मिलने, उनका स्वास्थ्य जानने बार बार उनके घर जाते रहे और लोग इस बात को समझते रहे। लोकसभा के कई कारनामे ऐसे हैं जहां पर्दे के पीछे से इंडिया गठबंधन से हटकर, कांग्रेस से हटकर, सेकुलर राजनीति से हटकर मुलायम सिंह जी और अखिलेश यादव जी अपना बाइकाट करने के नाम पर लोकसभा से, सदन से बाहर गए और उसका लाभ भाजपा को मिला। ये बहुत सारी चर्चाएं हैं कि उत्तर प्रदेश से शायद किसी नेशनल दल को उखाड़ने के लिए समाजवादी को जन्म दिया गया। शायद एक कॉम्बिनेशन था दलित मुस्लिम का, जो बसपा के नाम पर बीजेपी को 20 साल के लिए सत्ता से बाहर कर सकता था। बहन कुमारी मायावती जी जैसी नेता मिल गई थी तो बीजेपी को सत्ता में लाने के लिए समाजवादी को मीडिया में, तमाम वोटरों में मजबूत किया गया। तो समाजवादी पार्टी जो है हिंदू मुस्लिम की राजनीति को पैदा करने के लिए भी लाभदायक है बीजेपी के लिए। समाजवादी से जब चुनाव होता है तो देश के सारे मुद्दे डब्बे में चले जाते हैं। न रोजगार की बात होती है, न किसान की बात होती है, न महिला अत्याचार की बात होती है, कोई बात नहीं होती। सिर्फ हिंदू मुसलमान की चर्चा समाजवादी के वजूद से बाकी रह जाती है। तो समाजवादी पार्टी जो है उत्तर प्रदेश और देश में
हर तरह से भारतीय जनता पार्टी के लिए लाभदायक है। इसलिए अखिलेश यादव जी को बड़ा नेता दिखाया जाता है। और अखिलेश यादव जी जेल जाने का समय नहीं है, रामपुर जा रहे हैं। इसका फायदा भी आजम खान ले रहे हैं कि अगर जरा सा भी तरह करोगे तो हालात बदल सकते हैं। बसपा के नाम से, बस बहन जी जैसे बड़े नाम से शायद वो अखिलेश यादव डर गए और भागे भागे रामपुर जा रहे हैं। वरना वही अखिलेश यादव 2024 के लोकसभा चुनाव में रामपुर का टिकट भी एक मस्जिद के इमाम साहब को दे देते हैं और उसमें अगले आजम खान साहब की राय जानी गई या नहीं जानी गई ये पूरा देश जानता है। तो समाजवादी पार्टी का रुकना होगा। कपीश जी भैया रुक जाओ। कपीश जी, बीएसपी कह रही है कि समाजवादी पार्टी की फर्स्ट फैमिली को जिस ढंग का प्रोटेक्शन और शील्ड हासिल हुई भाजपा के शासन में, डबल इंजन की सरकार में, दिल्ली टू लखनऊ, वो अप्रत्याशित है और वो ये बताती है कि सपा को बीजेपी का संरक्षण हासिल है। कपीश जी, जो आरोप आप इन पर लगाते थे, इन्होंने कई घटनाओं का उदाहरण देके, कई साक्ष्यों का उदाहरण देके वो आरोप आपके कुर्ते पर चस्पा कर दिया। इनका क्या है, ये चाहते हैं कि अटैक इज द बेस्ट डिफेंस। आक्रमण कर दो, डिफेंस अगला करेगा। तो हम ऐसा नहीं करने वाले। और बता रहे थे कि बहन जी बहुत बड़ी नेता है, इसमें कहां दो रहा है। इसीलिए आपकी पार्टी बार बार टूटती है और टूटते टूटते कहां पहुंच गई है। और उमाशंकर जी जो ऑफर दे रहे हैं, बीच में मत बोले, हमने आपके बीच में नहीं बोला है। नावेद आयाज अभी केवल कपिल श्रीवास्तव की आवाज। जी जी, जो हकीकत उसको स्वीकार करिए ना कि बहुत बड़ी नेता है आपकी बहन जी। अगर बड़ी नेता ना होती तो क्या भारतीय जनता पार्टी जैसे चाहती वैसे उठाती बैठाती? आप बताओ ना, ये 0 से 10 कराया था समाजवादी पार्टी ने। आप जीरो थे। जीरो का मतलब समझते हैं ना? जीरो उससे 0 से 10 किसने करवाया था? समाजवादी पार्टी ने। और हम तो 5 के 5 रह गए थे और हमने फिर भी गठबंधन नहीं तोड़ा। तो हमें आप बताओ कि आपने क्यों गठबंधन तोड़ा? फिर आपने एमएलसी से लेकर के और राज्यसभा के चुनाव तक और राष्ट्रपति के चुनाव में खुला आपने कहा, और बहन जी ने कहा कि समाजवादी पार्टी को हरवाने के लिए हम भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करेंगे। खुलेआम बिकने वाले लोग अगर इस तरीके की बात नहीं करेंगे तो कैसी बात करेंगे? और आपकी तो पार्टी बनी ही है टूटने के लिए। जयगार बनाओगे टूट जाएगी। हमें आप एक बात बताओ ना, अपने ही भतीजे को कोऑर्डिनेटर बनाया और भारतीय जनता पार्टी के श्रीवास्तव जी, आप ये बताइए, आजम खान साहब ने आपके संस्थापक, आपके राष्ट्रीय लीडर मुलायम सिंह जी को आरएसएस से मिला हुआ बताया था। आप आजम खान साहब ने मुलायम सिंह अपने भतीजे को फेंक दी, वो किसी के करीब रख सकती है क्या? आप मुझे बताओ। घर का आदमी जितने प्रदेश, घर का बेटी लंका ढाए, घर के बेटी ने लंका ढाई थी कि मुलायम सिंह यादव जो है उनकी धोती के नीचे आरएसएस की चड्डा है। जो विधानसभा की सीट पर ये बताइए कि मुलायम आपको आजम खान साहब भारतीय जनता पार्टी के साथ देते रहिए। घर का बेटी लंका ढाए, तो अच्छा है कि भारतीय जनता पार्टी का साथ दे रहे हैं। लंका ढाए और भारतीय जनता पार्टी का साथ दे रहे हैं। इससे अच्छाई समाज के लिए नहीं हो सकती है, क्योंकि बहन जी दल खरीद गुलाम हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी की। सरकार बनवाई 2003 में, इसलिए क्योंकि उसने भ्रष्टाचार। मैं ये जानना चाहता हूँ कपिल कि आजम खान साहब जो घर का बेटी लंका ढाए, उन्होंने कहा था कि मुलायम सिंह जी की धोती के नीचे आरएसएस की चड्डी है। उनके भतीजे के ऊपर जो अपने सेटअप कर रखी है उसकी चाबी टाइट कर देती है। मैं तो आजम खान साहब की बात पर आपसे जवाब चाहता हूं कि उन्होंने मुलायम सिंह जी के राज क्यों खोले? वो आरएसएस से मिले हुए हैं। कपिल जी ये बताइए, मोहन भागवत जी मुलायम सिंह जी क्या एक सोफे पर बैठे मीडिया ने कवरेज नहीं किया? बहन जी का भागवत जी के साथ दिखा देंगे आप कोई फोटो?
देखिए कपिल जी, समस्या ये है कि आप आजम खान साहब की बात का भी जवाब नहीं दे सकते। घर के भेदी लंका ढाए, मुलायम सिंह जी के कच्चे के नीचे आरएसएस का चड्डी है, ये बताने वाले आपकी पार्टी के संस्थापक नेता आजम खान साहब हैं, बसपा नहीं है। बसपा का आरोप नहीं है ये तो आपके वरिष्ठ नेता आजम खान साहब का आरोप है। मुझे ये बताइए कि घर का बेटी लंका ढाए और अपने नेता को आरएसएस का बताए। भैया अब रुकना होगा, दोनों मित्रों को रोकूंगा, कपीश भाई को भी और नवेद दया साहब को भी। दो ठीक है कपीश भाई, दोनों मित्रों को रोकूंगा। अनुभव चक साहब के पास चलो। अनुभव चक साहब, मामला पेचीदा हो गया है। बसपा वाले कह रहे कि सपा भाजपा की ओरिजिनल टीम है और सपा वाले कह रहे कि बसपा भाजपा की ओरिजिनल टीम है, और कुछ कह रहे कि आजम खान से भी भाजपा की सांठ-गांठ है। ये चक्कर क्या है? आप कितनी जगह तार जोड़े हो महाराज? अनुभव चक जी। देखिए अमिताभ जी, चाहे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हों, चाहे बहुजन समाज पार्टी की तरफ से जो बात रखने वाले नेता हों, ये दोनों बार बार सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को, संघ को टारगेट इसलिए करते हैं कि ये तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। इनका जो नजर होती है वो कहीं ना कहीं टोपी और दाढ़ी रखने वाले लोगों पर होती है, मुस्लिम वोटों पर होती है, और इनको लगता है कि जितना ज्यादा भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक को गाली बकेंगे, उसको उतना उल्टा सीधा कहेंगे, उससे ये उन वोटों को पाने में कामयाब हो जाएंगे। इस तरीके से पब्लिक की बात करें, किस तरीके से अपने नेताओं को सहेज कर रखे, उसकी जगह पर इनकी सिर्फ एक रणनीति है, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्वयंसेवक को गाली बके और वो वोट हासिल। कपिल जी आपके बीच में नहीं बोल ना पाते, इसलिए शांति से सुनिए आप थोड़ा सा, ठीक है? आप अपनी रणनीति पर बने रहिए। आप भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक को जितना चाहे गाली बके, लेकिन जनता देख रही है कि आपकी ना कोई नीति है, ना कोई नियत है, ना कोई चेहरा है। आप सिर्फ और सिर्फ सत्ता के लिए इसलिए व्याकुल हैं कि आपको लूट खसोट करने का जो मौका मिलता था, जिस तरीके से मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद जैसे गुंडों को बंदूकें पकड़ाकर आप उत्तर प्रदेश की जनता को गोलियों की तलवार से रौंदते थे, उनसे वसूली करते थे। राजू पाल जैसे पिछड़े समाज के व्यक्ति को सरेआम सिविल लाइन के अंदर 5 किलोमीटर दौड़ा के गोलियां मारी जाती हैं, और वहां पर उस समय मुलायम सिंह की सरकार किस तरीके से आंख बंद करती है, मुकदमा वापस लेने का प्रयास करती है। जो शैलेंद्र सिंह नाम का सीओ मुख्तार अंसारी की राइफल बरामद करता है, उस पर पोटा लगाता है, तो मुख्तार अंसारी के अरेस्टिंग की जगह शैलेंद्र सिंह को सस्पेंड करा जाता है और वो नौकरी तक छोड़ देता है। इस तरीके गुंडा शासन से त्रस्त उत्तर प्रदेश को आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राहत की सांस दी है, और जनता उससे बहुत खुश है। 17, 19, 22, 24 लगातार आपको धूल चढ़ाने का काम करा है, और ये आपको बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। आपको हो पाने की टीस लगी हुई है। जनता के पैसे से आप वहां पर बॉलीवुड वालों को बचाते थे, उन पर पैसा खर्च करते थे। आपको वो टीस लग रहे कि आज सैफई महोत्सव नहीं हो पा रहा है, आपको बड़ा जीवन जीने को मिल रहा था। आप लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि ये में आ जाए और जनता को सबसे बड़ा आपका मकसद कामयाब होने वाला है, न आपके अब्बा अखिलेश यादव का होने वाला है। मुलायम सिंह जी, जिसका माइक अखिलेश यादव ने छीना था, जो अपने बाप का नहीं हुआ, उत्तर प्रदेश का क्या होगा? ऐसे नकारा पुत्र को, ऐसे नकारा नेता को उत्तर प्रदेश की जनता बिल्कुल जमीन पर चढ़ाने का काम कर रही है। और 2027 में नजदीक आ रहा है, विधानसभा चुनाव से पहले जो जिला पंचायत के चुनाव आ रहे हैं, उसमें संभावित हार के डर को देखते हुए समाजवादी पार्टी ने पहले ही से ये कह दिया है कि हम जिला पंचायत सदस्य में अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा करेंगे, बीडीसी के इलेक्शन में अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा करेंगे। आपको पता है कि हम चाट जाएंगे, इसलिए आप इससे पहले ही से पलायन कर चुके हैं। ठीक है, मैं दोनों मित्रों को रोकूंगा, कपिश भाई को भी रोकूंगा और अनुभव चक जी को भी रोकूंगा। बड़े गंभीर आरोप लगे आज की बहस में। नवेद अयाज पता नहीं कहां से आजम साहब का पुराना भाषण ढूंढ ले आए। अब आजम खान तो आजम खान है। मैं कह रहा हूं कि एक बार मैंने कहा था नावेशी को, तो उस बात पर आजम खान बड़ा प्रसन्न हुए थे, बोले भाई आप भी
हमने कहा था कि आजम भाई अगर आप राजनीति में नहीं होते और मुंबई चले गए होते, वहां डायलॉग लिख रहे होते, तो आप हर साल एक शोले बनाते। ऐसा डायलॉग किसी के पास है ही नहीं सियासत में। गजब बोलते हैं भाई। अब ये भी नौजवान है आज, ये पता नहीं कहां से ढूंढ लाया इतना पुराना वो आरएसएस की चड्डी हो क्या सब, बताइए। आजम भाई तो आजम भाई, अब तो मानते नहीं फिर किसी की। भले मुकदमा चल जाए उनके बोले पे, चल ससुर जाए, सदस्यता चली जाए, जाने दो, जेल चला जाऊं, लेकिन बोलेंगे वही। अब ऐसे पुराने वीडियो ये ले आए तो ये तो मामला और गंभीर हो जाएगा। ये बात सच है कि उस दौर में जब अमर सिंह मुलायम सिंह यादव के नजदीक थे और आजम खान उस समीकरण से रुष्ट होकर अलग हो गए और मुलायम सिंह ने उनकी परवाह नहीं की, बोले जाना है जा तो जाए, या तो आजम खान ने अपना गला गुनगुने पानी से खकार कर साफ किया और उसके बाद उनने जो धुआंधार परमाणु बम छोड़े वो गायब थोड़ी नहीं हुए, वो तो सब रखे हैं, सब ऑडियो वीडियो सबके पास है। एक दूसरा विषय मैं कहूंगा कि कई बार ऐसा होता है कि राजनीति में बड़े, ऐसा नहीं कि किसी के पास 10% वोट है, 10% वोट तो पार्टियों के पास नहीं होता, लेकिन उनकी वो एक नैरेटिव सेट कर देते हैं। मैं स्वामी प्रसाद मौर्य जब ये कह सकते हैं कि मैं जिधर रहता हूं उधर सरकार बनती है और खुद चुनाव हार सकते हैं, तो आजम खान तो 12 बार चुनाव लड़े, एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी से, कभी हारे तो नहीं। ये इतिहास तो आजम खान साहब के साथ जाएगा ना अंत तक। एक ही चुनाव क्षेत्र से 12 बार इस देश में कोई चुनाव नहीं जीता, नोट कर लो। तो इतना तो है ना। बाकी वो मनमौजी। और दूसरी बात, एक बड़ा आरोप आया भारतीय जनता पार्टी और सपा को लेकर। सपा कहती है कि बीएसपी और भाजपा में अलाइनमेंट है। कपिश जी ने कहा कि मायावती जी को भाजपा उठक बैठक कराती है, और बसपा बोली कि अच्छे अच्छे जेल चले गए, अच्छे अच्छे ईडी में नप गए, जो ईडी में बचे वो सीबीआई में नप गए, जो सीबीआई में बचे वो इनकम टैक्स में नप गए, अच्छे अच्छे 12 के भाव में तुल गए। लेकिन ये सच है, ये बसपा ने कहा जरूर है, कंठ बसपा का, लेकिन ये सच है। 11 वर्षों में केंद्र के और 8 वर्षों में राज्य की सरकार में समाजवादी पार्टी के प्रथम परिवार के दरवाजे पर कोई सिपाही तक नहीं गया कभी नोटिस लेके। नावेश को ये तो सही है, अच्छे अच्छे नप गए, अच्छे अंछों के गुद्दी पे हाथ पड़ गया, यहां पीछे कॉलर पकड़ के अंदर, अच्छे अच्छे। आजम खान कम अच्छे थे, कम रंगबाज थे। रामपुर में जाओ तो लोग कहते हैं, वहां एक कहावत है अनुभव भाई, कि आज रामपुर में 2 ही लोगों ने हुकूमत की, एक नवाब ने, मिक्की मियां के परिवार ने, और दूसरे आजम खान ने। जब वो 5 साल जेल रह लिए, लेकिन ये तो फर्स्ट फैमिली से जेल छोड़ो, कोई नोटिस भी किसी को नहीं हुआ। कुछ सुगबुगाहटें कभी कभी उठी, लेकिन फिर वो ठंडी हो गई। गोमती रिवर फ्रंट, एक आध बाबू आबू पकड़े गए थे, उनके यहां कुछ अंटाप कंटाप चला, लेकिन फिर मामला ठंडा हो गया अनुभव चक जी। तो ये बात भाई, ये सवाल उठाने का हक तो आज को हासिल है कि जब अच्छे अच्छे नेता नप गए, 12 भाव नप गए हैं, भूपेश बघेल का लड़का शराब की तस्करी में जेल चला गया, ठोक दिया अंदर। वो भी, उसके पिता भी छोटे आदमी नहीं थे, अभी कुछ समय पहले तक छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री थे। ऐसे देश में तमाम लोग नप गए। चंद्रबाबू नप गए थे, वो भी जेल रहे आए थे, छोटे नेता हैं। लेकिन अब उत्तर प्रदेश, इसीलिए मैं कहता हूं कि महान प्रदेश है, ऐसा कोई दूसरा प्रदेश हो ही नहीं सकता। भाजपा की स्थिति पर विचार करो।
सपा वाले कह रहे बसपा भाजपा की है और बसपा वाले कह रहे सपा भाजपा की है? और तीसरे लोग जो है वो कह रहे आजम खान भाजपा के हैं। तो सब उत्तर प्रदेश भाजपा ही का है फिर। तब तो मुझे एक ही बात याद आती है, रामचरितमानस में लिखा है, कपीश भाई आप तो लिखने पढ़ने वाले आदमी हो, तुलसीदास ने लिखा कि सबही नचावत राम गोसाई। क्या? तब तो मैं भाजपा के लिए यही कहूंगा, सबय नचावत भाजपा वाले। फिर तो यही बात ठीक है ना नावेश को? जब खुद अपनी अपनी बात कह रहे हैं कि ये भी भाजपा के वो भी जब सभी भाजपा के हो तो फिर मान लो कि सब लोग भाजपा के नाम का सिंदूर अपनी मांग में भरे हो, नहीं उन्हीं का तावीज पहने घूम रहे हो, फिर तो मानना पड़ेगा ना सबय नचावत भाजपा वाले। क्यों? बसपा की बात, सपा की बात और आजम खान की बात, तीनों है। अभी किसी ने कहा था कि आजम खान भाजपा के लिए उपयोगी है क्योंकि वो डिवाइड कराते हैं, तो इसका मतलब आजम खान भी भाजपा के ही गोल के हैं, गुट के हैं। तो बाकी तो कोई गुट बचे नहीं उत्तर प्रदेश में। सोनेलाल पटेल की पार्टी और ओम प्रकाश की पार्टी और निषाद की पार्टी तो वैसे भाजपा के पीछे है। जयंत, अब कांग्रेस वाले बचे हैं, अब उनका अभी चर्चा करना ठीक नहीं है, लेकिन हो सकता है कांग्रेस वालों को भी कुछ लोग भाजपा की टीम बता दें। तो ये बड़ा जनता की आप स्थिति सोचो, जनता कितनी कंफ्यूज रहती होगी। नहीं, वो कहती होगी यार ईवीएम में इतने फोटो बने होते चुनाव चिन्ह के और सारे लोग कह रहे सब भाजपा ही है, तो ये झुट्टे मुट्टे खेल खेल रहे क्या सब? ये भी एक बड़ा प्रश्न है। आप लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए भाजपा का एजेंट बताते हो एक दूसरे को, लेकिन समग्रता में सब भाजपा के एजेंट सिद्ध हो जाते हो। फिर इससे आपकी विश्वसनीयता जनता में कमजोर होती है, ये ध्यान रखिएगा। जनता कहती जब सब भाजपा ही के चेले हैं तो डायरेक्ट भाजपा को वोट क्यों नहीं दें? जब सारे चेले, जब गुरु जी से ही हम मिल सकते हैं तो चेले से क्यों मिले? प्रेमानंद जी महाराज जब हमसे मिल सकते हैं तो हम प्रेमानंद जी महाराज के चेले से क्यों मिलेंगे? नावेशी को जब रामभद्राचार्य जी हमें गले लगाने को तैयार हैं तो उनके चेले से क्यों मिलेंगे? फिर तो सीधे आओ, डायरेक्ट मिलो और होने दो झमाझम। मैं फिर कहूंगा राजनीति अनंत संभावनाओं का खेल होता है, यही इसकी खूबसूरती है और यही इसकी कमी भी। धन्यवाद। अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरप्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरप्योर मसाला। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरप्योर मसाला। मेरे पास है आरप्योर पाव भाजी का मसाला। आरप्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला। सबका राजा आरप्योर मसाला। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरप्योर मसाला। तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आरप्योर मसाला। आरप्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरी डे।